ठीक। देखिए हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर। हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, या इसी को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से आपके बुक में दूसरा चैप्टर है। ठीक, इसको हम सब लोग पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये जान ले कि पढ़ना क्या है ना। पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ना क्या है पहले ये जान ले, ज़्यादा अच्छा है। जो हम लोगों को पढ़ना है वो सबसे पहले क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। हमने कहा था पिछले जमाने तक या पिछले दिन तक, पिछले चैप्टर तक आप सब लोग भी यही मानते थे, यही जानते थे कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को बांट नहीं सकते। लेकिन इस चैप्टर में आपको शुरुआत ही किया जाएगा कि एटम जो है डिविजिबल है, एटम जो है एटम को बांटा जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है। जैसे ही एटम को तोड़ेंगे, इसका मतलब एटम से भी छोटा कोई पार्टिकल, कोई कण होगा जिससे एटम बना होगा, है ना, उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक, तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे पहले आपको पढ़ना है। ठीक, यानी एटम के भीतर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसकी खोज कैसे हुई, उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, किस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, कैसे उसके नेचर के बारे में हम जान पाए, उसके पास क्या चार्ज है, क्या मास है, कितनी स्पीड से वो भागता है, कितना रहता है, कहाँ रहता है एटम में, इन सब चीज़ों के बारे में टोटल जानकारी सब एटॉमिक पार्टिकल। जिस डिस्कवरी में आपको पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक नाम का पार्टिकल आएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ये तीन मेन पार्टिकल हैं। आज के साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं सर इसके अलावे भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं आपके एटम में, लेकिन दिस थ्री आर द फंडामेंटल पार्टिकल, ऐसा अभी माना गया है अभी तक। तो इसी तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, जो सबसे मूलभूत सबसे बेसिक आपका कण है, जिससे मिल मिलकर आपका एटम का निर्माण हुआ है। हम इससे पहले जान रहे थे कि एटम सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अब ये जान रहे हैं कि इससे भी छोटा हो सकता है। तो हमको डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का पढ़ना पड़ेगा, डिस्कवरी प्रोटॉन का पढ़ना पड़ेगा और डिस्कवरी न्यूट्रॉन का पढ़ना। जब इन तीनों को हम पढ़ लेंगे तो एटम के बारे में, अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो तीन पार्टिकल के बारे में जान जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। मॉडल मतलब कुछ संरचना दी गई है साइंटिस्टों के द्वारा एटम के लिए कि एटम कैसा होता है। कोई कह रहा है एटम गोल होता है, कोई कह रहा है एटम लंबा होता है, कोई कह रहा है चौड़ा होता है, कोई कह रहा है एटम के पास एटम हमको कैसा दिखता है, कोई कहता है एटम हमको हो सकता है हमेशा आप लोग जैसा कोई डिस्कवरी करता तो कहता है एटम लाल दिखता है, किसी को पिंक कलर पसंद होता है एटम पिंक दिखता है, किसी को ग्रीन कलर पसंद होता है एटम ग्रीन दिखता है। इसी प्रकार से कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने हिसाब से जो जाना एटम के बारे में उसको एक मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया। क्योंकि साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होती है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन बाकी जो दुनिया है उसको एक मॉडल तैयार करके देते हैं और कहते हैं ऐसा ही वो चीज दिखता है। कंपेरेटिवली आपको बताते, तुलनात्मक आपको बताते हैं। तो वहां पर आपको मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मॉडल का मतलब समझ रहे हैं ना। हम्म, मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ने पड़ेंगे, जिस मॉडल्स में साइंटिस्ट के नाम ही पर ही अपने अपने मॉडल के नाम दिए गए हैं। जो सबसे बेसिक मॉडल है आपका, तो सबसे पहला तो आपको एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, उसका कोई खास मॉडल के नाम से मॉडल नहीं है। जॉन डाल्टन के बाद जो आपका आया है वो किसका मॉडल आया है, याद है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहीं पढ़े हैं? हाँ, जे थॉमसन। तो हमसे हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम,
थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब थॉमसन्स ने एटम के मॉडल के बारे में कुछ बताया और यहाँ से कुछ बातें आपको मिली, तो आपको थॉमसन मॉडल पढ़ना पड़ेगा। थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड, ठीक है, और रदरफोर्ड ने भी एटम के बारे में ऐसे कुछ मॉडल दिया। तो थॉमसन के मॉडल में जो गलतियां हुई थी छोटी छोटी, उसको रदरफोर्ड ने कुछ को सही किया, ठीक है। तो दूसरा जो नया मॉडल आपको आया वो आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसके बाद आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना पड़ेगा। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो बताई वो भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं थी, वो भी पूरी तरीके से एटम के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, उसमें भी कुछ पॉइंट लैकिंग था, मतलब कुछ पॉइंट कमी था या कुछ पॉइंट नहीं बता पाए थे। उनको बताने के लिए, उन सबको क्लियर करने के लिए फिर से एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया गया, जिसको आप बोहर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। आपने ये सब मॉडल का नाम एटलीस्ट सुना होगा क्लास 9th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आप पढ़े होंगे। क्लास 9th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से चैप्टर है, वहां जब आपने ये पढ़ा होगा तो वहां भी आपने ये मॉडल सबका नाम सुना होगा, ठीक है। खास नए नए चीज वहां पर जो भी आपको आए थे या मिले थे, वो सब चीज बेसिक रूप में आपको यहाँ भी मिलने वाले, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो बोहर साहब आए और बोहर साहब ने भी एक नया मॉडल ऑफ एटम दिया। मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम जो था एटम के बारे में, जो अभी तक इस मॉडल सब में आ रहा था, वो सब मॉडल ऑफ एटम में, बोहर मॉडल में क्लियर हो गया। लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज क्लियर हो गए कि एटम कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है ये। फिर भी कुछ कमियां रह गई बोहर मॉडल में भी, और बोहर मॉडल के कमियां को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको एक और मॉडल जोड़ा गया है क्लास 11th में, ये आपको 9th में नहीं मिला होगा। उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो ये एक नया मॉडल फिर, हाँ, यहीं से क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई है। क्वांटम मॉडल के बाद ही क्वांटम नंबर की डिस्कवरी हुई है। तो क्वांटम, इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो यहाँ पर एक नया आपको मॉडल पढ़ना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से, ठीक है। तो ये चार आपको मॉडल पढ़ने पड़ेंगे पहले एटम के। जब इस चारों को पढ़ लेंगे तो इसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से एक नया चीज निकल कर आएगा, क्या, क्वांटम नंबर। और आपको चार तरह के क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ते हैं। क्वांटम नंबर भी चार तरह के होते हैं। अब क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर आपको आपके एटम के बारे में लगभग लगभग सभी जानकारियां दे दिया करती है। एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटम के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के बारे में, ठीक है, इस सब के बारे में जानकारी आपको क्वांटम नंबर दे दिया करती है। तो क्वांटम नंबर जो है आपका वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस मॉडल को पूरा करेंगे, इस मॉडल के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है नए में, वो जानने के बाद आपको 4 क्वांटम नंबर पढ़ना है। 4 क्वांटम नंबर कौन कौन? तो इसमें हम लिखते हैं आगे करके। एक को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आपको पढ़ना है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद पढ़ना है आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद पढ़ना है आपको स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 तरह के क्वांटम नंबर पढ़ने पड़ेंगे जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से डेवलप किया है। तो ये 4 चीज आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी आएगी। यानी क्या होता है कि हमारे दुनिया में हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल, कभी जिसके ऊपर चार्ज हुआ करता है, ऐसा पार्टिकल जब कहीं घूमता है या कहीं एक्सेलरेशन में जाता है, एक्सेलरेशन जानते हैं ना आप लोग, हाँ हाँ, त्वरण में जब जाता है तो क्या होता है, उससे एक फील्ड पैदा होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से पुकारते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो उनसे एक फील्ड क्रिएट हुआ करती है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज पार्टिकल के रूप में एक्सेलरेट करेगा अपने न्यूक्लियस के चारों साइड, तो 2 तरह के फील्ड पैदा होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा और साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा। तो इसको ऐसे वेव्स, ऐसे जो वेव्स बनेंगे जिस दोनों फील्ड को क्रिएट कर रहा होगा, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से पुकारेंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है बिहेव्स लाइक पार्टिकल, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और वेव्स की तरह भी बिहेव करेगा।
तो उन दोनों के लिए दो थ्योरी आए, ठीक है। एक थ्योरी को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या प्लैंक्स थ्योरी हम लोग उसे कहते हैं, जो पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा है आपका, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थ्योरी कहिए, रेडिएशन का थ्योरी कहिए, वो आपको पार्टिकल्स के बारे में डिस्क्राइब करेगा। और एक उसके बाद आए हाइजेनबर्ग का आपका प्रिंसिपल आया, या यूँ कहिए एक डी ब्रॉय का थ्योरी आया। ये दोनों आपको वेव्स नेचर के बारे में बताते हैं, वो आपको मैटर वेव्स के बारे में बताएंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो वेव्स बनते हैं, मतलब वो पार्टिकल्स नेचर की बात नहीं कर रहा है, वो वेव नेचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दो आपको थ्योरी फिर से पढ़ने पड़ेंगे नए में। एक प्लैंक्स का थ्योरी आएगा, प्लैंक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थ्योरी आपका आएगा, ठीक। उसके बाद आपको डी ब्रोई का और हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको आया करेगा, ठीक है। ये दो थ्योरी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद अब एटम के बारे में आप डिस्क्राइब करने लग जाएंगे। किसके बारे में? तो सर एटम के ऑर्बिट के बारे में, एटम के ऑर्बिटल के बारे में, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए आपको कुछ थ्योरियां दी गई, उसमें आपको 3-4 थ्योरी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें कौन कौन सा थ्योरी पढ़ना है, थोड़ा सा हम इसमें से नाम देख देख के लिख देते हैं, ठीक है। नाम है ऐसा ना तो क्या करें भाई। वो थ्योरी सब कौन सा है? एक है आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हाँ, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। एक अफबाऊ का प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, हाँ हाँ ये सब नाम वहां दिया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको हुंड्स रूल पढ़ना पड़ेगा आपको, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये 3 रूल आपको पढ़ने पड़ते हैं, और इतना पढ़ने के बाद आप सीख जाते हैं क्या, ये तीनों पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे एक नया चीज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एटम। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखा जाए, इतना पढ़ने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखने आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एटम। ये बात आप सीख जाएंगे इन तीनों रूल को, या इन तीनों को पढ़ने के बाद, ठीक है। इतना चीज ऑलमोस्ट आपके अभी इस चैप्टर में पढ़ने हैं आप, हाँ बस इतना ही, बस इतना ही है। इतने चीज आपको पढ़ने हैं, धीरे 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 करके। और मैंने कहा था मेरे हिसाब से ये बहुत शानदार चैप्टर है आपका,
थोड़ा सा और नहीं, हाँ इतना चीज आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। अब आप जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे हम आपको पढ़ाएंगे। क्या, थोड़ा थोड़ा इसको नोट कीजिए। देखिए, अब हम सब लोग ये जो पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे वहीं से, कहाँ से, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने 18वीं सदी में सबसे पहली बार इन सब चीजों के बारे में चर्चा की थी। हाँ 1818। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जॉन डाल्टन साहब ने हमें 3-4 बातें बताई। उसको फिर से मैं एक बार रिवाइज कर, मैंने, हाँ हाँ चला गया ना, आज जाएगा, आज ये, आज समस्या ये वाला आएगा, हमको पता है कि बार रात लाइट नहीं है। हम तो 12 बजे तक आज जगले थे, तो आधा रात तो जगले थे, है ना। आज ये समस्या है हमको। तो ये रास्ते में आते हुए हम लोग आज घर गए थे, तो रास्ते में आते हुए सोच रहे थे कि बोर्ड ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा, लेकिन यहाँ आए नहीं, हम तो रास्ते में सोच रहे थे कि आज बोर्ड लगता है ऑन नहीं होगा। लेकिन आपको कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वही जॉन डाल्टन के थ्योरी से। अब जॉन डाल्टन के थ्योरी के बारे में बताते हैं। जॉन डाल्टन के थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आपको बताया गया था कि एटम जो है इनडिविजिबल है, मतलब एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात बताया गया था किसी भी दो सेम एलिमेंट के एटम सेम प्रकार के होते हैं, सेम टाइप के, प्रॉपर्टीज वाइज भी और दूसरे फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज वाइज वो सेम सेम आपको, किसके, सेम एलिमेंट के एटम, यानी एक ही प्रकार के तत्व के जो एटम है वो सेम सेम रहेंगे। डिफरेंट एलिमेंट के एटम, अगर अलग अलग एलिमेंट के आप एटम को लेते हो उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको अलग अलग मिलेगी। ठीक है, यानी आप एक कार्बन का एटम ले लिया, एक कोई और एलिमेंट ऑक्सीजन का एटम ले लिया, तो दोनों का प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखेगा। लेकिन आप दो सेम एलिमेंट के एटम लेंगे तो सेम सेम दिखेगा। चौथी बात उन्होंने क्या बताई थी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ करता है तो एटम ना ही बनते हैं, एटम नहीं नष्ट होते हैं, मतलब एटम नहीं क्रिएट किया जाता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है। जो मॉलिक्यूल्स आपको बनता हुआ दिखाई देता है वो रीअरेंजमेंट की वजह से लगने की तरीका बदल जाते हैं। पहले मान के कोई रिएक्शन हुआ, जैसे H2 प्लस O2 गिव H2O, तो पहले H और H आपस में जुड़े हुए थे, O और O आपस में जुड़े हुए थे, रिएक्शन करने के बाद H और O आपस में जुड़ गए, यानी बदल लगने का तरीका, इसको कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट रहने का तरीका जो था वो दोबारा जब हुआ तो चेंज हो गया, न ही कोई नया एटम बना, क्या हाइड्रोजन के अलावा या ऑक्सीजन के अलावा कोई नया एटम बन गया, नहीं, और न ही कोई दूसरा एटम, मतलब किसी को खत्म कर दिया गया, सारे एटम जो आपने रिएक्शन से पहले लिए थे वो रिएक्शन के बाद भी प्रेजेंट होगा। ये कुछ बातें आपको जॉन डाल्टन साहब ने अपने थ्योरी में 1808 में ये सब बातें बता दी थी। इलेक्ट्रॉन इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है, उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी। ये बातें आपको जॉन डाल्टन साहब ने बताई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पर हम लोग गलत करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को गलत करेंगे और तभी इस चैप्टर की शुरुआत होगी, उससे पहले चैप्टर की शुरुआत नहीं होगी। अगर हम जॉन डाल्टन के बातों को मानते रहेंगे तो यह चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि यह चैप्टर स्टार्ट ही होता है जॉन डाल्टन के कंसेप्ट को गलत साबित कर। नहीं, जॉन डाल्टन के, हाँ जॉन डाल्टन के सब एलिमेंट वाली बात आप मान सकते हैं। बाकी जो क्या हुई कि जो भी बातें जॉन डाल्टन साहब ने बताई थी वो बताई थी एटम के नेचर पर। देखिए गलती कैसे हो गई, अब जॉन डाल्टन की बातें गलती करते हैं। जॉन डाल्टन ने कहा एटम इंडिविजुअल है, एटम नहीं बढ़ सकता है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। जॉन डाल्टन ने कहा क्या कि अगर कोई भी सेम एलिमेंट के एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, होगी, ऐसा बात कहा जॉन डाल्टन ने। आइसोटोप्स के बारे में जानते हैं, समस्थानिक के बारे में जानते हैं, समस्थानिक के बारे में क्या होता है, सेम एटम के, सेम एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। उसके बाद कहा कि अगर अलग अलग एटम के आप लेंगे, एलिमेंट के एटम लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। आप आइसोबार के बारे में जानते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो देखो सारा पॉइंट हम अभी गलत साबित कर रहे हैं। तो जो बातें बताई थी जॉन डाल्टन ने वो सारी बातें उनकी फॉल्स चली गई। अब नई बातें जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई है, नए चीज से स्टार्ट हुआ है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, वो बातें आप मान सकते हैं, लेकिन मतलब हमारी मैक्सिमम बातें गलती हो गई तो थ्योरी को ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्या हुई, मान के चलिए आपको मैंने 5 बातें बताई और मैं कुछ दिनों के बाद मेरे 5 बातें में से 4 बातें गलती हो गई,
तो आप कहेंगे वो आदमी है गलत। साइंटिस्ट यही करते हैं, साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी दिया उस थ्योरी में से मैक्सिमम बातें गलत हो गई, उन्होंने इसके थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया, मतलब मानने से मना कर दिया, तुम्हारा थ्योरी मानेंगे नहीं अब। ठीक है, यही बात, बाकी और कोई नहीं। तो यहीं से स्टार्ट हो। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी अब सब एटॉमिक पार्टिकल में जो डिस्कवरी हुई, दो तीन चार कॉमन जानकारी आपको लेनी है, या दो तीन चार चीज आपको जानना है पहले, सबसे पहले क्या, चार्ज जानते हैं, किसी भी एटम के ऊपर चार्ज हो सकता है, हो सकता है। चार्ज के अलावा आपको क्या जानना है कि और इतना पर था, ज्यादा कर दिए हैं। हो गया, देखिए, तो सब एटॉमिक पार्टिकल को जानने से पहले आपको जानना है, आपके बुक ने पहले लाइन पर लिखा है कि उसको जानने से पहले आपको नॉलेज में ये रखना है कि दो सेम तरह के चार्ज अगर प्रेजेंट होते हैं कहीं पर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, मतलब जो एक ही तरह के अगर चार्ज होंगे, प्लस प्लस होंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, इसको कहते हैं रिपेल करना। और अगर दो अलग अलग तरह के चार्ज होंगे, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आपका चैप्टर की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। आप चैप्टर को जब खोलोगे ना, तो यहाँ पर दिखाते पहला पेज में आप अपना पढ़ना, कोई खास दिक्कत नहीं। पहला पेज में कुछ जॉन डाल्टन के बारे में ऐसा बातें लिखी है कि जॉन डाल्टन ने आपको क्या क्या बताया। in this chapter in this chapter we will start the experimental observation made by the scientists toward the 19th century and the beginning of the 20th century. They established that the atom are made up of subatomic particle. atom subatomic particle के बने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो जॉन डाल्टन के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग था, जॉन डाल्टन के पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक, तो यहाँ से बहुत अलग हो गए, और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्टिंग करता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का। यहाँ से वो इंट्रो दिया हुआ था, या वो पीछे की जानकारी थी आपके पास। और इसमें सबसे पहले कहता है क्या, बिफोर वी डिस्कस दीज रिजल्ट, इन सब के बारे में जब हम डिस्कस करें उससे पहले वी नीड टू कीप इन ए माइंड द बेसिक रूल, हमको एक बेसिक रूल अपने दिमाग में रखना है। क्या, बिहेवियर ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज पार्टिकल के बारे में, कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ये बात आपको दिमाग में रखना है हमेशा। लाइक मतलब एक तरह के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के जो चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। इस बात को आपको सबसे पहले जानना है। ठीक, अब जिस समय की ये बात हो रही है ना, उस समय पर एक फेमस एक्सपेरिमेंट चला करता था, एक फेमस चीज डेवलप किया था, और लगभग लगभग साइंटिस्ट उसी का यूज कर रहे थे। उसका नाम क्या था, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। अब ये होता क्या है, एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है, जिस शीशे की बनी हुई ट्यूब में दो गो रॉड लगा हुआ है, उस रॉड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसा रॉड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। उसमें ना दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, इसमें एक ट्यूब के अंदर। उसके बाद उसमें एक इवैक्यूएटेड पंप लगे हुए थे। इवैक्यूएटेड पंप क्या करता है, उस ट्यूब के भीतर जो भी एयर होता है उसको वो निकाल सकता है, और जैसे उसमें से एयर निकलेगा इसका मतलब उसका प्रेशर कम हो सकता है, या उसमें हम एयर उस वैक्यूम पंप से, उस इवैक्यूएटेड पंप से डालेंगे तो एयर उसका प्रेशर बढ़ सकता है। मतलब प्रेशर को मैनेज करने के लिए वहां पर एक इवैक्यूएटेड पंप लगा हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड से जोड़कर बैटरी लगाया जा रहा है। ठीक है, जिस बैटरी की वोल्टेज आप अपने डिस्कवरी के अकॉर्डिंग आपको कितना चाहिए, आप उतने वोल्ट का बैटरी वहां पर लगा सकते हो। यह जो पूरा का पूरा ट्यूब बना है इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब। इसी के मदद से एक्सपेरिमेंट किया गया है। अभी शुरुआत में ये बातें सब थ्योरेटिकल है, थ्योरी की बातें बता रहे। हाँ, देखिए आपके बुक में भी उसका पिक्चर दिया हुआ है कैथोड रे ट्यूब का, देखिएगा गौर से पढ़िएगा किताब को तभी मिलेगा। ये पहला वाला पिक्चर यहाँ बनाया गया है। ये पहला वाला पिक्चर में देखिए, ट्यूब बनाया गया। ट्यूब किसको कहते हैं, एक लंबी सी खाली शीशे की ग्लास को ट्यूब कहते हैं। ये शीशे की ग्लास है, खाली सी लंबी सी।
इसमें ये जो रेड देख रहे हैं, रेड रेड और ग्रीन ग्रीन कलर का यहाँ जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोड, यानी कि रॉड लगे हुए हैं, मेटल के बने हुए, किसी न किसी धातु के बने हुए रॉड लगे होंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ठीक, अब ये रॉड से तार निकाल कर बीच में यहाँ पर बैटरी जोड़ दिया गया है। बैटरी आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें बहुत हाई वोल्टेज का बैटरी जोड़ा जाता है, लगभग लगभग 10,000 वोल्ट का बैटरी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बैटरी जोड़ दी है। और यहाँ पर देख रहे हैं टू वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप यहाँ पर इवैक्यूएटेड पंप लगा हुआ है, जिससे आप उस ट्यूब में प्रेजेंट जो एयर है उसको निकाल दोगे, उसका प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा। तो कैथोड रे ट्यूब काम करता है, या उसमें जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वह हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। यह भी एक आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि कैथोड रे ट्यूब का जो फंक्शन है वो किस कंडीशन में हुआ करता है। तो आपको लिखेगा हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तब कैथोड रे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया। जो भी अभी आप हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो इसी से देखेंगे। इस बात के बारे में जानकारी आपको कौन दिया? तो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है माइकल फराडे। माइकल फराडे, हाँ माइकल फराडे साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने मिड ऑफ द 18th सेंचुरी या 19th मिड ऑफ द 18th सेंचुरी 1850 के आसपास ये सब बातें आपको बता रहे हैं। ये बात है कि जो भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी खोज किसने की? जे थॉमसन ने करी। जे थॉमसन ने करी ना, तो जे थॉमसन ये सारा इंफॉर्मेशन अपने से ही इकट्ठा किए थे। माइकल फराडे साहब भी उस समय इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब के ऊपर, वो उनसे भी कुछ जानकारी, ये जो ट्यूब के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में, इन सब के बारे में उन्हीं से जानकारी इकट्ठा किए थे और तब उसको अपने डिस्कवरी में यूज किए हुए। ये नहीं कि टोटल जानकारी वो अकेले मिलके दिए हुए हैं, लेकिन लास्टली उन चीजों, उन पार्टिकल के बारे में इन्हीं ने बताया और नाम इन्हीं का आता है ना। अब मान के चलिए कि बहुत सारा ऐसा साइंटिस्ट है जो मतलब चोर है। चोर काहे कहते हैं? मान के चलो कि तुम्हारा पूरा डिस्कवरी है नहीं, तुमने कोई अलग पहले डिस्कवरी किया है, उसका तुम जुड़ा लिए और उसमें दो चार गो पॉइंट अपना जोड़ दिया। साइंटिस्ट तो दिमाग बुद्धि तो है, भगवान दिया कुछ ना कुछ, जोड़ दिया और अपने नाम से पब्लिश करवा दिया, उसका नाम उसमें आ गया। जिस आदमी ने ओरिजिनली शुरुआत से सारा चीज का डेवलपमेंट किया तो उसका नाम कई बार नहीं आता है। यहाँ पर यही सब चीज हो रहा है लगभग। कैथोड रे के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेने में अभी थॉमसन को लगता समय, जानकारी पहले लेता तो, लेकिन माइकल फराडे के एक्सपेरिमेंट से क्या किया, वो ले लिया। माइकल फराडे का एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्सपेरिमेंट, ये क्लास 12 में आपको पढ़ाते हैं। फराडे का 2 लॉ पढ़ना है, फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकंड लॉ। हाँ, फराडे के बारे में आपको पढ़ाएंगे लेकिन क्लास 12 में पढ़ाएंगे। अभी वहां से सिर्फ उसकी जानकारी ले ली गई। तो आपको जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट अभी बताएंगे या इसको बताएंगे, उस एक्सपेरिमेंट में हम ट्यूब का यूज करेंगे, उसका नाम आप कैथोड रे ट्यूब बताएंगे। कैथोड रे ट्यूब क्या होता है जान गए? शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसमें 2 रॉड लगे होंगे और दोनों रॉड से आपका बैटरी जुड़ा हुआ होगा, तार निकाल के एक इवैक्यूएटेड पंप लगाया होगा जो प्रेशर को कम करने के लिए यूज किया जा रहा है। हाई वोल्टेज आप अप्लाई करते हो। ठीक, जो रॉड आपने लगाया है, तो रॉड से बैटरी आपने जोड़ा है हाई वोल्टेज का। बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड निगेटिव होता है। जिस साइड से आप पॉजिटिव वाला तार जोड़ोगे जिस रॉड में, उसको आप नाम दोगे एनोड। क्या नाम दोगे? एनोड। और जिस साइड से निगेटिव वाला तार जोड़ दोगे जिस रॉड में, उसका नाम दोगे कैथोड। है ना? तो अब इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड कहलाएगा। इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड कहलाएगा। निगेटिव टर्मिनल वाला और पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके इसमें जो इवैक्यूएटेड पंप में जो जोड़ा गया, एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव, जिधर निगेटिव जोड़ा गया उधर उस रॉड का नाम कैथोड लिख दिया है और जिधर पॉजिटिव जोड़ा है उसका नाम एनोड लिख दिया। ये सब बातें इसीलिए आपको बता रहे कि ये सब बातें को उपयोग करेंगे इसके बाद, इसलिए उसके पहले आपको आप पढ़ेंगे किताब को, तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि इस एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले हम सब लोगों को कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, इसी का नाम है, उसके बारे में जान लेना जरूरी है। देखिए कैथोड रे ट्यूब के बारे में आप लोग किताब पढ़ते हैं पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए कह रहा है कि देखिए कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज डिपिक्टेड, मतलब दिखाया गया फिगर 2.1 में। कह रहा है कैथोड रे ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग, एक ग्लास का बना हुआ 2 पीस ऑफ मेटल, 2 पीस मेटल के लगे हुए होंगे,
कॉल्ड इलेक्ट्रोड, जिसे हम इलेक्ट्रोड के नाम से पुकारते हैं, सील्ड, उसमें पैक कर दिया गया है। कह रहा द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। बहुत लो प्रेशर पर, बहुत हाई वोल्टेज पर ये जो गैस जो डिस्चार्ज करेगा अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसके बारे में आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अब डिस्कवरी के बारे में बात कर रहा है, इसके डिस्कवरी के बारे में। इसके अलावा यह जो ट्यूब है ना, उस ट्यूब में कौन सा रे आ रहा है, ये ट्यूब था ऐसा कर, ये जो ट्यूब था आपका ऐसा करके, इस ट्यूब में ना एक साइड से यहां पर कलर कर दिया जाता है, या यूं कहिए लेयर लगा दिया जाता है। और लेयर किसका लगाया जाता है पता है? जिंक सल्फाइड का। हाँ बताते हैं। जिंक सल्फाइड का लेयर क्या करता है, उस पर कोई भी पार्टिकल आके कोलाइड करता, टकराता है, तो उन चमकता है, चमकता है। तो एक्सपेरिमेंट में ट्यूब लिया गया, अब कैथोड के तरफ से जो रे जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल होगा, वह पार्टिकल एनोड के पीछे वाले स्क्रीन पर या एनोड के पीछे वाले हिस्से में इसका कोटिंग कर दिया गया, इसका लेयर लगा दिया, कोट मार दिया इसका। ये पार्टिकल जाकर वहां पर टकराएगा तो वहां चमकेगा। इस बात से हमें प्रूफ मिलेगा कि यहां से कोई पार्टिकल जा रहा है। ऐसे स्क्रीन को, ये ऐसा जो स्क्रीन है इसका एक नाम दिया है, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट, या इसको कहते हैं, इसी का नाम दूसरा जाता है फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन। ये जो पीछे कलर करेगा, जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगाएगा, जहां पर कोई पार्टिकल जाएगा तो इस क्या करेगा, ग्लिटर, चमकेगा। क्या? जिंक सल्फाइड पे कोई भी पार्टिकल कोलाइड करने से वहां से ना, उसका नेचर है कि लाइट टाइप का वो शो करता है, मतलब वहां से रेडिएशन निकलते हैं। हाँ नहीं, जिंक सल्फाइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो तो कंपाउंड है। जिंक सल्फाइड तो कंपाउंड है आपका, उसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे स्क्रीन को कहते हैं फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन या फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, अब ये जिंक सल्फाइड का कोटिंग है, ये बात भी हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में एक बार यूज करेंगे, कहते हैं कैथोड रे ट्यूब में एक बार यूज करेंगे। इतनी जानकारी लेने के बाद अब हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ये सब चीज यूज होने वाला है, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज बताए हैं पहले, नहीं तो नहीं बताते। ठीक, अब यही बात आप यहाँ से लेके यहाँ तक में ये सब बारे बताए, ये सब ट्यूब के बारे में बताया गया, इस बात को आप जान सकते हैं। तब आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अब करनी है, अब करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना जानकारी आपके पास पहले से होना चाहिए था। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतनी जानकारी तो हमारे पास थी नहीं। ठीक, यहीं पे छोड़ देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कल स्टार्ट करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, है ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि बुद्धि कम है, वो भी खत्म हो गया, टेंशन ही टेंशन।